हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और यूसेट का एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन मैंने पहले ही अपलोड किया था चैनल पे, ये एग्ज़ाम जनवरी में है। तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं कुछ रिवीजन क्लासेस जो है अपलोड कर रही हूँ। इसमें क्या है कि मैं चैप्टर वाइज जैसे कि यहाँ पे इकोलॉजी और इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, यानी वन लाइनर्स, यानी कि बिल्कुल की पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हुए। जैसे कि ये जिस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, जिस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ वो लाइन या वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और वही मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। सो जिन स्टूडेंट्स ने पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है रिवीजन का, कि आप वही पॉइंट रिवाइज़ कर रहे हो जहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको रिवीजन करना है सो ये बेस्ट है। और जो है मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए आपको खुद समझ में आएगा, जैसे जैसे आप लाइन वाइज लाइन हर पॉइंट पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, सो इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार मैं आपको लिए रीड भी कर देती हूँ। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे वेरी करती है, तो वो लैटिट्यूड के साथ इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इंक्रीज़ होगी। अच्छा, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है, 10%। ठीक है, अब क्या है कि ओपन ओशियन और डेजर्ट, इसमें अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू ओशियन लैंड इंटरफेस रीजन। जहाँ पे ओशियन है एक साइड में लैंड है, तो वो जो इंटरफेस वाला रीजन है बीच में, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन ओशियन एंड डेजर्ट्स। अच्छा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कितनी सोलर एनर्जी जो है इंसिडेंट सोलर एनर्जी जो है कितनी हार्वेस्ट करते हैं, 1 to 2%। अच्छा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो मेन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जब हम कम्युनिटी रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। सल्फर साइकिल जो है उसमें जो एटमॉस्फेरिक फेज़ होता है और लिथोस्फेरिक फेज़ होता है वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करेंगे, उसमें से अमोनिया रिलीज़ करेंगे और वो अमोनिया सॉइल में रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फोटो पीरियड और टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट ग्रासलैंड दोनों ही हाईली प्रोडक्टिव बायोम्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेड प्लांट मटेरियल है उसका डीकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो उनकी वेजिटेशन है उसमें देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, जो मिनरल न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में उसकी सॉइल में ज़्यादा लो होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड फटाफट डीकम्पोज होता रहेगा और जैसे ही वो डीकम्पोज होगा तो जो केमिकल्स रिलीज होंगे वो प्लांट रीएसिमिलेट कर लेंगे, तो उसकी सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट कम रह जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एज कम्पेयर टू सॉल्ट मार्श, grassland and tropical rain forest, an open ocean has lowest primary productivity per square meter। अगर आप कंपेयर करोगे तो ओपन ओशियन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम आएगी इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सॉल्ट मार्श एंड ग्रासलैंड। अच्छा, न्यूस्टन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि या तो सरफेस के ऊपर स्विम करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं। बेंथोस वो होते हैं जो कि ओशन के बिल्कुल नीचे वाली जगह में, बॉटम में जाके रेस्ट करते हैं। पेरीफाइटन वो होते हैं जो रूटेड प्लांट्स के साथ अटैच रहते हैं या किसी दूसरे सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। और प्लैंक्टन्स कौन से होते हैं, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर करंट के साथ चलते हैं। ठीक है, अब जोन की अगर हम बात, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही न्यूस्टन, बेंथोस, पेरीफाइटन और फाइटोप्लैंक्टन इन्हीं से आएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें मैं किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म भूल भी रही हूँ यहाँ पे मेंशन करना, तो आप उसको मेंशन कर लो, बिकॉज हेयर आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि क्वेश्चन किस पार्ट से फॉर्म होता है ज़्यादातर। नेराइटिक जोन जो है वो शैलो एरिया होता है ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पेलाजिक जोन कौन सा होता है,
जो सी, जैसे सी का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है सरफेस और जो सबसे नीचे वाला बॉटम है, उसके बीच का जो वाटर कॉलम है उसको पेलाजिक जोन बोलते हैं। एफोटिक जोन मतलब जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है या बहुत कम लाइट है। यूफोटिक मतलब जहाँ लाइट आती है, एफोटिक मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही है ओशन के या पॉन्ड के उस पार्ट में, ठीक है। लिम्नोलॉजी किसको बोलते हैं? जब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी को। फिनोलॉजी किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स में पीरियोडिक चेंजेस होते हैं सीज़न के हिसाब से, तो उसको हम फिनोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, इसको पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। अच्छा, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के क्या क्या करेक्टर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के क्या करेक्टर्स होते हैं। एक तो अडल्ट साइज़ छोटा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए हाई एनर्जी एलोकेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ मैक्सिमम होती है लेकिन जनरेशन टाइम बहुत कम होता है। ये आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स हैं। इसका एग्जाम्पल है पार्थीनियम। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्मॉल फील्ड्स में होता है। स्लैश और बर्न फॉरेस्ट क्लियरिंग वाली टेक्निक भी इसमें अप्लाई होती है, और लोकल कंजम्पशन ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसमें कि प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया क्या देता है प्लांट को? नाइट्रोजन, और प्लांट से क्या मिलता है बैक्टीरिया को? शुगर। इन्वेसिव स्पीशीज़ के क्या कैरेक्टर्स हैं? कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ होती हैं उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इकोलॉजिकल टॉलरेंस बहुत होता है, डिस्पर्सल मैकेनिज़्म बहुत इसमें वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन जो लोकल अडेप्टेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। इकोलॉजिकल रेस जो है वो क्या है? टोटली लोकली अडेप्टेड पॉपुलेशन विद डिस्टिंक्टिव फीचर, ठीक है। जो लोकल अडेप्टेड पॉपुलेशन है जिनके पास अलग अलग फीचर्स है, तो वो इकोलॉजिकल रेस हम उसको बोलते हैं। रेस मतलब ये समझ गए आप, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जैसे कीस्टोन प्रेडेटर क्या करते हैं? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। कैसे? क्योंकि वो कीस्टोन प्रेडेटर क्या करेंगे? उसी स्पीशीज़ को प्रे करते हैं, खाते हैं, जो कि डोमिनेंट कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज़ अगर एक हैबिटेट में रह रहे हैं तो वो सेम निच में नहीं रह सकते। अगर दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज़ स्टेबल इन्वायरमेंट में को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका निच अलग अलग होगा, सेम निच में वो नहीं रह सकते, सेम हैबिटेट में। सिमिलर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, देखो एल्गी, अगर जो एल्गी कोरल टिश्यूज़ में रह रहा है, जो सेल्यूलोटिक बैक्टीरिया है टर्माइट गट में रहता है, पॉलन कलेक्टिंग बीज जो है ये फ्लावर्स विजिट कर रही है, तो इनका आपस में जो दोनों का रिलेशन है वो इकोलॉजिकल रिलेशन सेम है तीनों के केस में। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? पूरी अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स और प्रोडक्टिव बायोम्स हैं वो कोरल रीफ्स हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में एक क्या होता है? एक नैरो वर्टिकल जोन होता है जहाँ पे फटाफट से रैपिडली टेम्परेचर जो है चेंज होता है, तो वो नैरो जोन को हम क्या नाम देते हैं? थर्मोक्लाइन। इकोसिस्टम एनर्जी बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। सेकेंडरी सक्सेशन अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन, बहुत रैपिडली होता है, जल्दी होता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में। एक्सेस किस प्रोसेस को बोलते हैं? जब भी कोई स्पीशीज़ सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाती है एक जगह पे, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करके, तो उसके सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं एक्सेस। रेड डाटा बुक में किस स्पीशीज़ का डाटा होता है? जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, कम्युनिटी में चेंज आता है टाइम के साथ साथ। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रिडिक्टेबल चेंज है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया रैंडमली। प्रिडिक्टेबल चेंज है, डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग बायोमास का अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे सक्सेशन होगा तो लिविंग बायोमास का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। स्पीशीज़ की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली, और जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं पहले तो बढ़ेंगी फिर एकदम स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है।
टोटल अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो है इकोसिस्टम के अंदर वो बढ़ता जाएगा। इकोसिस्टम के अंदर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ता जाएगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो सक्सेशन का था उसमें क्या था, ऐसा बोलते थे कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है जिसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, बट फिर इकोलॉजिस्ट ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमेशा डिस्टर्बेंस चलता रहता है इकोसिस्टम में, कोई भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी या इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आती। पर्सन विद लो आर वैल्यू हैव अर्ली एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन एंड शॉर्ट जनरेशन टाइम। जो पर्सन की आर वैल्यू छोटी है, कम है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन की है वो अर्ली एज में होगा और जनरेशन टाइम छोटा होगा। अच्छा, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है, वो पॉपुलेशन का वो साइज़ होता है जो रिसोर्सेज से फुलफ़िल हो सकता है। मतलब अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, तो फिर रिसोर्सेज नहीं बचेंगी सारी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रियल एरिया में स्मॉल क्लच साइज़ होता है ना, और पर लाइफ टाइम सेवरल रिप्रोडक्शंस होते हैं, और टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व होता है। सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। और जो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी है के, उससे एक दो न्यूमेरिकल अगर मतलब जो थोड़ा सॉल्व करने वाले होते हैं ना, वो आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से भी उठते हैं क्वेश्चंस। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर पॉपुलेशन एक्सपैंड करिए तो कैसे पता चलेगा कि उस पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर एक तो पिरामिड शेप का होगा, दूसरा ये कि वो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही होगी, बर्थ रेट हाई होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ का रेट कांस्टेंट रहता है। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मन मेयर ने। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, ट्रॉफिक्स में। एक्जॉटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। जो पूरे लैंडस्केप पे, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया पे जो हैबिटेट हैं, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, उसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट जो हैं अब मेटा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है दे आर बिकमिंग रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल आइलैंड। जैसे ही पॉपुलेशन का साइज़ अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे आता है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, कम होना शुरू कर देती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है रिसोर्सेज के लिए, प्रेडेशन का रेट बढ़ जाता है, डिजीज़ का रेट बढ़ जाता है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जितना भी लैंड है जहाँ पे ट्री कवर जो है उसकी कैनोपी की डेंसिटी 10 से 40% है। अगर एक लैंड है वहाँ पे ट्रीज़ लगे हैं तो कैनोपी की डेंसिटी अगर 10 to 40% है तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट का नाम देते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होती। फिर जियोग्राफिकल आइसोलेशन से क्या होता है, न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, स्पेसिएशन होता है। 99% स्पीशीज़ जो कभी रहती थी वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे एनिमल जो हैं विद फेवरेबल अडेप्टेशन मोर रैपिडली वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स जो है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन कैसे अपीयर हुए, सबसे पहले एनारोबिक हेटरोट्रॉफ आए, फिर वाटर ऑक्सीडाइजिंग ऑटोट्रॉफ आए, फिर एरोबिक हेटरोट्रॉफ आए। जो सीक्वेंस है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का वो क्या है, सबसे पहले एनारोबिक प्रोकैरियोट्स आए, फिर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, फिर एरोबिक प्रोकैरियोट्स और फिर यूकैरियोट्स। लाइल्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी ग्रेजुअलनेस और यूनिफॉर्मिटी को एक्सप्लेन करता है। टाइगन और लाइगर हाइब्रिड ये एशिया में नहीं आए, क्यों, क्योंकि बिहेवियरल आइसोलेशन है, अलग अलग है बिहेवियर, ठीक है। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है स्पेसिएशन में वो हाइब्रिड स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है पॉपुलेशन के अंदर होती है, जो पॉपुलेशन स्मॉल हैं और आपस में इनब्रीड कर रही हैं। वर्टिब्रेट इवोल्यूशन में जो रेप्टाइल्स थे वो लैंड पे आके कम्प्लीटली मूव करने लगे, लैंड पे कम्प्लीटली मूव कर गए, क्यों, क्योंकि एमनियोटिक एग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या बताती है कि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज शो करते हैं टाइम के साथ। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या करते हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक डिफरेंट हैबिटेट पे ऑक्यूपाई करती है और जीन फ्लो कम हो जाता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन मतलब जो पॉपुलेशन थी उसने एक किसी नई हैबिटेट पे जाके इस्टेब्लिश हो गई और जीन फ्लो कम हो गया।
फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं बहुत ही वाइड ऑल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, और अगर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फिनोटिपिक वेरिएशन है तो हमें पता लगाना है कि ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सारे के सारे वो फ्लावर जिनके अंदर फिनोटिपिक डिफरेंसेस हैं उनको सेम लोकेशन में जो है सेम इन्वायरमेंट की कंडीशन में ग्रो कराना पड़ेगा, ताकि पता चल जाएगा डिफरेंट ऑल्टीट्यूड की वजह से अगर हैं वो कैरेक्टर्स तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे सेम उनको कंडीशन पे कराने में। फॉसिल्स जो हैं मार्सुपियल लायंस के, इनको कहाँ डिस्कवर किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। इससे पता चलता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। मेन फीचर जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का क्या है कि इट्स एम्फेसिस ऑन एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, कि डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जीन फ्लो नहीं होता है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है कुछ सिंपल और केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कराता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ में प्रेजेंट है, बस उस स्ट्रक्चर का मतलब वो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज़ में है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ में कैसे आया कि वो स्ट्रक्चर उनके कॉमन एंसेस्टर्स में प्रेजेंट होगा। इवोल्यूशनरी इवेंट क्या होते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में? जियोलॉजिकल आइसोलेशन होता है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है, फिर प्रीमेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बढ़ जाता है और फिर सिलेक्शन कंप्लीट होता है। स्मॉल पॉपुलेशन में स्पेसिएशन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर अफेक्टेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ पे ज़्यादा होगा नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं, और जो जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन है, ये कोई नेचुरल रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है। क्या डिफरेंस है जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में? जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंपटीशन नहीं होता स्पीशीज़ के बीच में, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में स्पीशीज़ कम्पीट करती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसकी ज़्यादा एडवांटेज है इवोल्यूशन की स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फीमेल पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, इसलिए जो है रिलेशन ट्री बनाना ईजी होता है क्योंकि ये सिर्फ फीमेल पेरेंट्स से आता है। फर्स्ट बर्ड जो है जुरासिक पीरियड में आई थी। लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके पास बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, जो प्रिमिटिव वाले जो ऑर्गेनिजम्स के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। एआई और पैरन ने क्या पोस्टुलेट किया था कि कोलॉइडल बॉडीज़ जो हैं वो सी में अपीयर हुई हैं प्रिमॉर्डियल स्टेज ऑफ अर्थ के टाइम पे, और उन बॉडीज़ को कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स का नाम दिया था। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं। सिबलिंग स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि देखने में मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहती हैं। सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं। और पैरापैट्रिक मतलब जो रह तो सेपरेट एरिया में रही हैं लेकिन उनकी बाउंड्री एक कॉमन है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? एक तो वो कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन चेंज करती है जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं आपस में जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाती हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन जो कुछ क्या है कि पेंट वॉल पे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स दिखाई दी है, तो इसका मतलब कि देयर इज़ एविडेंस कि आर्टिस्टिक एबिलिटी थी मैन में। तो वो जो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स का एविडेंस है वो किसने छोड़ा? क्रो मैग्नन मैन ने, क्योंकि उस टाइम पे वही होते थे। फाउंडर इफेक्ट देखने के लिए एक पॉपुलेशन बॉटल नेक चाहिए होता है। पॉपुलेशन के अंदर एक बॉटल नेक चाहिए जिसमें कि क्या होगा कि पॉपुलेशन इज़ रिड्यूस टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल। फाउंडर इफेक्ट को भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है फाउंडर इफेक्ट से। अगर इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट एफ इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर हेट्रोजाइगोट्स जो हैं वो बहुत कम बनेंगे। अलील जो कि सिकल सेल एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है, अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाता है इन सम पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि सुपीरियर फिटनेस होती है हेट्रोजाइगोट्स की। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिएशन के लिए। ये एविडेंस है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से आई हैं। कैसे एविडेंस आया कि रेप्टाइल्स कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बोन्स न्यूमैटिक लाइक होती हैं जैसे कि बर्ड्स के अंदर हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑर्डोविसियन पीरियड में आया था। जो इंसेक्ट्स और बैट्स के विंग्स हैं वो एनालॉगस हैं, और यानी कि उनका देखने में अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। और बर्ड्स और बैट के विंग्स होमोलोगस हैं, यानी कि देखने में सेम है बट फंक्शन अलग अलग हैं। जो डार्विन फिंचेस हैं उसकी बीक्स में जो शेप है अलग अलग, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, जो हॉर्स के टीथ में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। जीन डुप्लीकेशन, लेटरल जीन ट्रांसफ़र
और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, इन सबसे जीनोमिक डाइवर्सिटी आती है, लेकिन जीन के ट्रांसक्रिप्शन से कभी भी डाइवर्सिटी नहीं आएगी। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या करता है, हमेशा इंटरमीडिएट फॉर्म जो होती है किसी भी ट्रेट की, इंटरमीडिएट फॉर्म को ही फेवर करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जब दो पॉपुलेशन जिनको जियोग्राफिकली आइसोलेट कर दिया है वो दोबारा से आपस में कांटेक्ट में आ जाएं और अपनी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को रिटेन करें और रिसोर्सेज के लिए compete करें, तो इसका मतलब उनकी ट्रेड्स में डाइवर्जेंस हुआ है। इसको हम कैरेक्टर डिप्लेसमेंट बोलते हैं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फाउंडर इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, और इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट जो है एफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और लेक्स में जो वो जोनल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि लाइट के हिसाब से ये जोन और कौन से जोन में, और ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से कि ये ऑर्गेनिज्म लेक में किस पोर्शन पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, सेडिमेंट्स में रहते हैं, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप कि आप लोग के लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा, और मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी कि और भी टॉपिक्स को लेके की पॉइंट्स प्रोवाइड करूँ, जो आप सिर्फ की पॉइंट पढ़ें और वो पॉइंट आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वहाँ काम आए एग्जाम में। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल द कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।